इससे 2 टाइम्स होनी चाहिए। आपकी जो करंट एसेट्स है, ये जो करंट एसेट्स है वो लायबिलिटी से 2 टाइम्स होनी चाहिए, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। ज्यादा भी अच्छी बात नहीं होती, कम भी अच्छी बात नहीं होती, तभी तो आइडियल है ना, वरना कोई आइडियल लेता ही नहीं फिर तो। 3:1 तो सर अच्छा नहीं होगा। अरे 3:1 के अंदर क्या होगा, आपकी करंट एसेट लायबिलिटी से बहुत ज्यादा है, फिर इतनी सारी करंट एसेट की जरूरत नहीं थी। आप कहीं पे इन्वेस्ट करके वहां से इंटरेस्ट कमा सकते थे, तो आपको यहाँ प्रॉफिटेबिलिटी का लॉस हो रहा है। फिर इससे कम तो होना ही नहीं चाहिए, बहुत खतरनाक हो जाएगा। इससे कम मतलब ये कंपनी गई, कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन ही नहीं है, कंपनी सैलरी पे ही नहीं कर पाएगी, वेजेस पे नहीं कर पाएगी, आज नहीं तो कंपनी बंद हो जाएगी। यहाँ आइडियल कितना होना चाहिए था? 1:1। क्लियर? यहां तक तो हमने लिख दिया था। इसका दूसरा नाम है सर एसिड टेस्ट रेशियो। दूसरा नाम क्या है सर इसका? एसिड टेस्ट रेशियो। Higher current ratio indicates higher short-term solvency. ठीक है ना? जितना रेशियो हायर होगा ना, उतनी आपकी सॉल्वेंसी ज्यादा है, ऐसा कहते हैं। लेकिन ये अच्छा नहीं होता, आप समझ रहे हो ना? जितना आप ज्यादा ही लिक्विड लेके बैठे होगे अपने पास, इसका मतलब क्या, वो पैसे आप कहीं पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, ना तो बिजनेस में ना तो आउटसाइड सिक्योरिटीज में। और 2:1 से भी ज्यादा होना, ये आपका प्रॉफिटेबिलिटी कम कर देता है, क्योंकि आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है, फिर डिविडेंड नहीं मिलता है। बट ये बात तो बराबर है, ये बात तो एग्री करनी पड़ेगी कि अगर हायर रेशियो है, इसका मतलब कि आप शॉर्ट टर्म सॉल्वेंट तो हो, आप फाइनेंशियली स्ट्रांग तो हो, ऐसा। समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूं? आपको है ना इंटरप्रिटेशन आएगा, आपको इंटरप्रिटेशन करने के लिए आएगा कि इसको इंटरप्रेट करो, उसको एक्सप्लेन करो कि आइडियल है कि नहीं, इसके बारे में आप कमेंट करो, तो फिर ये सब चीज काम आएगी वहां पे। समझी ना? चलिए, करंट एसेट जो लिखा हुआ था ना, उस करंट एसेट्स के अंदर क्या क्या आता है वो लिख देना है। करंट एसेट में क्या क्या आएगा? एक तो आएगा कैश इज अ करंट एसेट्स, बैंक बैलेंस करंट एसेट्स, इन्वेंट्री करंट एसेट्स में आएगा, डेटर करंट एसेट्स, बिल्स रिसीवेबल करंट एसेट, कोई भी प्रीपेड एक्सपेंसेस है करंट एसेट्स, एंड शॉर्ट टर्म मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट करंट एसेट्स। करंट लायबिलिटी में क्या आएगा सर? यहाँ डेटर था, तो लायबिलिटी में क्या आ जाएगा? क्रेडिटर।
यहाँ बिल्स रिसीवेबल लिखा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बिल्स पेएबल। यहाँ लिखा है बैंक बैलेंस तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट। हेलो, समझ रहे हो ना? फिर यहाँ लिखा था प्रीपेड एक्सपेंसेस तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। या प्री रिसीव्ड इनकम, एंड प्रोविजंस। ओके, बोलिए, क्लियर? चलिए नेक्स्ट, ये हमारा खत्म हो गया लिक्विडिटी। लिक्विडिटी में सिर्फ दो ही होते हैं, करंट रेशियो एंड एसिड टेस्ट रेशियो। चलिए अब देखते हैं लेवरेज रेशियो, लीवरेज रेशियो। पूरा चैप्टर फॉर्मूला बेस्ड है। अगर फॉर्मूला आपको नहीं पाएगी ना तो एग्जाम्पल में जब कराऊंगा तो आपको नहीं पाएगा। फॉर्मूला पहले से ठीक ठाक रखना। लेवरेज रेशियो में पहले लिख देता हूं, क्या लिखा है सर, देखो ध्यान से मेरे साथ। क्या बोला था, याद ही रह जाना चाहिए आपको। तो इधर पूरा, अब तो कुछ देखने के लिए भी नहीं होगा, पैम्पलेट में कहाँ देखेंगे, कुछ होगा तो देखेंगे ना। यहाँ देखो, चलो लिवरेज रेशियो। ये लिवरेज नाम क्यों पड़ा हम बाद में देखते हैं, बहुत डिटेल में है, आपको एफएम में आएगा और पीछे आने वाला है ना, वो समझाऊंगा। लेवरेज एक चैप्टर आएगा वहां पे। अभी लेवरेज रेशियो को समझते हैं। लेवरेज का मतलब क्या, लेवरेज रेशियो का मतलब क्या। कोई भी कंपनी होती है, वो कंपनी डेप्ट फंड का कितना यूज करती है अपने टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर। कंपनी को जितने पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, जितने फाइनेंस की रिक्वायरमेंट कंपनी को होती है, ये कंपनी ये फाइनेंस कहां से लाता है, का तो ओनरशिप फंड होगा, का तो बोरोड फंड होगा। ओनरशिप फंड का मतलब क्या, इक्विटी एंड प्रेफरेंस, तो उसको साइड पे रख दो, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। और बोरोड का मतलब क्या, डिबेंचर हो सकते हैं, बॉन्ड्स हो सकते हैं, बैंक लोन हो सकती है, पब्लिक डिपॉजिट्स हो सकता है। डिबेंचर, बॉन्ड्स, बैंक लोन, पब्लिक डिपॉजिट, ये सब हो सकता था। इसको हम बोलते हैं डेप्ट फंड। तो टोटल कैपिटल जो आपकी रिक्वायर्ड है, उसके अंदर डेप्ट फंड कितना यूज करते हो, और यूज करने के बाद उसको एनालाइज किया जाए कि भाई आपको अल्टीमेटली फायदा हुआ कि नहीं, कंपनी के मालिक को, शेयर होल्डर को फायदा हुआ कि नहीं, है ना। ज्यादा यूज करना बेहतर था या कम यूज करना बेहतर था, या बैलेंस करने की जरूरत थी, ओनरशिप फंड और डेप्ट फंड को बैलेंस करने की जरूरत थी। इसको एनालाइज करना है आपने। इट इज कॉल्ड लेवरेज रेशियो। गॉट इट? मैं क्या कह रहा हूं, क्या कंपनी उसको ज्यादा यूज करे या कंपनी उसको कम यूज करे। ओनरशिप फंड, ओनरशिप कैपिटल ज्यादा लेनी चाहिए थी या बोरोड ज्यादा लेनी चाहिए थी, क्या करना चाहिए था, किसमें ज्यादा फायदा था, ये आपको समझना है रेशियो के अंदर। ऑन दैट, यानी डेप्ट फंड के ऊपर, ऑन दैट कंपनी हैज टू पे फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। एग्री क्या नहीं? अगर आप डिबेंचर से पैसे लाओगे, अगर आप बॉन्ड से पैसे लाओगे, अगर आप बैंक लोन से पैसे ले आओगे, अगर आप पब्लिक डिपॉजिट से पैसे ले आओगे, तो आपको वहां पे फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपको पे करना है तो इट इज नॉट सब्जेक्ट टू प्रॉफिट। प्रॉफिट होगा तो ही पे करना है ऐसा नहीं, आपको पे करना ही पड़ेगा। फिर कंपनी प्रॉफिट करेगी, कंपनी लॉस करे, इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि ये डेप्ट फंड नहीं है, ओनरशिप फंड नहीं है।
ये डिविडेंड वाला मामला नहीं है। तो ये चीज ये चेक कर लेना मांगने से पहले। एंड दूसरा, ज्यादा अगर डेब्ट फंड यूज करते हो तो आपका रिस्क बढ़ जाता है, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड पेमेंट ऑफ कैपिटल। इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा आपको, कैपिटल भी देनी पड़ेगी, है ना। डिबेंचर के पैसे वापस करने पड़ेंगे 5 साल बाद, 7 साल बाद, 10 साल बाद। बैंक लोन के पैसे वापस करने पड़ेंगे, तो कैपिटल का वापस करने का भी टेंशन रहेगा ना। तो अब फिर अभी बच्चे क्या बोलते थे, एक काम करो ना सर, इतने इतने सारे डिसएडवांटेज, सबके सब पैसे कहां से ले आओ, ओनरशिप से ले आओ। ऐसा भी नहीं होता। इसको कम यूज करोगे तो भी दिक्कत है, ज्यादा यूज करोगे तो भी दिक्कत है। समझ में आया? एक बात मुझे बताओ, अगर आप डेब्ट फंड कम यूज करोगे, बात समझना, तो फिर ये और ये नहीं होगा ना, ऐसा होगा ना, तो इसमें से आप बच गए, ठीक है। लेकिन डेब्ट फंड कम यूज करोगे तो आपका ओनरशिप फंड बढ़ जाएगा ना, पैसे तो लाने ही पड़ेंगे आपको। और अगर ओनरशिप फंड बढ़ जाएगा तो एक शेयर होल्डर को मिलने वाला डिविडेंड यानी अर्निंग पर शेयर एंड डिविडेंड पर शेयर कम हो जाएगा ना, फिर तो ओनर्स बढ़ जाएंगे ना। और जैसे ओनर्स बढ़ जाएंगे उनके हाथ में क्या आएगा, ईपीएस क्या आएगा, डिविडेंड क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा फिर तो। नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? नहीं सर। हाँ या ना? नहीं सर। नहीं समझे? चलिए सुनिए, मुझे 100 करोड़ की जरूरत है, मुझे 100 सीआर चाहिए, और मैं 100 के 100 शेयर में कहां से लाया, इक्विटी शेयर इश्यू करके लाया, ठीक है। चलिए 100 करोड़ लेके आपने प्रॉफिट कितना कमाया, आपने प्रॉफिट कमाया फॉर एग्जांपल 50 करोड़ प्रॉफिट कमा लिया। वो 50 करोड़ प्रॉफिट आपने 50 करोड़ शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये जो 100 करोड़ लाए थे ना आप, वो कैसे लाए थे, 50 करोड़ शेयर होल्डर थे, एक से आपने 2 रुपए लिए थे। ये शेयर की वैल्यू है, फेस वैल्यू, समझ रहे हो ना। बताओ तो एक शेयर होल्डर को मिला कितना, 1 रुपया। ये तो ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर, इतना ही मिला ना। हेलो, इतना समझ में आया? अब एक दूसरा तरीका है, क्या तरीका है, एक काम करो, आपको 100 करोड़ की जरूरत है ना, तो एक काम करो, आप 40 करोड़ कहां से ले आओ, डेब्ट से ले आओ, और 60 करोड़ कहां से ले आओ, इक्विटी शेयर से ले आओ। ये अगर आप 40 करोड़ लाओगे तो उस पे आपको 10% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 10% मतलब कितना, 4 करोड़। तो अगर आप 50 करोड़ प्रॉफिट कमाते हो तो 50 करोड़ में से आप 4 करोड़ को दे दोगे, बता कितना बचा, कितना, 46 करोड़। हेलो, वो ये जो ओनर थे, ओनर कितने हो गए, एक शेयर 2 का था ना, तो 30 करोड़ ओनर थे ना, तो डिवाइड बाय 30 से करोगे तो अर्निंग पर शेयर 1 रुपए से बढ़ गया ना। हाँ सर। अभी भी नहीं समझे? बोलिए। कलम खत्म कर देंगे इसको भी, इसके अंदर और 2 फॉर्मूला है वो समझेंगे। मैं पहले फॉर्मूला पहले खत्म करूंगा सबकी सब, है ना। छोटे मोटे क्लास में क्या करते हैं, फॉर्मूला चलाएंगे फिर से सम चलाएंगे, फॉर्मूला चलाएंगे फिर सम चलाएंगे, चलाएंगे सम चलाएंगे,
नहीं ऐसा नहीं, बच्चों वाला काम नहीं करेंगे। पहले सब फॉर्मूला खत्म, फिर मैं आपको फॉर्मूला पूछूंगा। मैं बोलूंगा बोल प्राची, प्राची तो कोई है ही नहीं सर, कहां से बोलेगी? हाँ ला, प्राची तो कोई है ही नहीं। बोल संगीता, संगीता भी कोई नहीं है। मतलब मान ले संगीता तू, प्राची तू, भावना तू, मैं तेरे को बोलूंगा, कभी नहीं बोले ना दुनिया में, वो पहली बार बोलेगी। ओ माय गॉड, मुझे पूछ लिया, मैं क्या बोलूं अब सर को? जो सालों से चुप बैठे हैं, है ना, जो सालों से ऐसे ही बैठे हैं बस जिंदा लाश की तरह, उसमें प्राण ही नहीं है बिल्कुल भी, उनको पूछूंगा मैं। और फिर मुझे तसल्ली हो जाएगी कि नहीं आपको सबको आता है, फिर मैं सम पे जाऊंगा, क्योंकि पहला सम कराऊंगा ना, उसमें सब फॉर्मूला यूज करनी होगी, सब की सब 30 की 30 फॉर्मूला पहले सम के अंदर। अरे बाप रे, सोचती हूँ पढ़ना छोड़ दूं, घर बसा लूं, क्या घर बसा लूं? आपके एक्सप्रेशन तो देखो, अभी कितनी फॉर्मूला हुई? 4 बोलेंगे, हाँ चकेड़ी 4 बोलेंगे। 4 कैसे हो गई? चलाई 3 है तो करंट रेशियो में 2 हो गई, और इसके अंदर लेवरेज में 1 हो गई, है ना? 5-5 बार लिखोगे तो याद रह जाएगा, क्या कहते हो? 5 बार लिखोगे ना सर? फेल होना मंजूर है सर, कोई बात नहीं, 5 बार मत लिखना। मैं कल तुम्हें पूछता हूं और सबके सामने पूछता हूं, देखो फिर क्या हालत होती है। माचिस, माचिस मेरे को पूछ लिया, है ना? देखो कल क्या हालत होती है। 5 बार नहीं लिखना है ना? चलो कल मिलते, कल पूछता हूँ, पहले मैं ये करूंगा काम।